तरह से स्त्रीवाद का जो संदर्भ अमूमन हम लोग पीछे जाते हैं और फ्रांस की लेखिका सिमोन के साथ स्त्री उपेक्षिता द सेकंड सेक्स से जोड़ते हैं। सिमोन का ही संदर्भ लूं तो सिमोन मार्क्सिस्ट थी और उन्होंने ये कहा कि बेहतर होता कि स्त्री की समस्याएं मार्क्सवाद के भीतर ही सुलझ जाती, किसी अलग वाद की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि जो मार्क्सवाद की मूल थियरी है शोषण और दमन उत्पीड़न की जगहों की पहचान और उसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना, संघर्ष करना और बराबरी के हकों की मांग करना, ये स्त्रीवाद का भी या किसी भी तरह के आइडेंटिटी डिस्कोर्स का भी एक मूल मुद्दा रहा है। तो बेहतर होता कि उस बड़े अम्ब्रेला के तहत जो मार्क्सवाद के नाम से है ये सारी समस्याएं सुलझ जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसलिए उन्हें घोषित करना पड़ा कि मैं मार्क्सवादी नहीं हूं, मैं स्त्रीवादी हूं। आगे चलकर उन्होंने ये घोषणा की और ऐसा करते हुए उन्होंने ये कहा कि जिस दिन सर्वहारा की मुक्ति होगी, सबकी मुक्ति होगी, उस दिन स्त्री की भी मुक्ति हो जाएगी। मार्क्सवाद की इस कल्पना के सहारे स्त्रियां बहुत दिनों तक अपने हकों की लड़ाई को पीछे ठेल कर नहीं रख सकती। भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर विचार करें तो आधुनिक स्त्री, मैं इतिहास में नहीं जा रही, जो वर्तमान की आधुनिक स्त्री है जिससे हमारी पीढ़ी और बाद की पीढ़ी भी कनेक्ट होती है, जो आजादी के संघर्ष के दौरान बनी और खड़ी हुई है, उस स्त्री की अगर हम बात करें तो जरा देखिए कि वह स्त्री सार्वजनिक क्षेत्रों में कब और कैसे आई, किन दबावों के तहत आई, और फिर आप इतिहास की राजनीतिक घटना के इन तमाम चक्रों पर किसी तरह के सवाल को उठता हुआ देखते हैं या नहीं देखते हैं, ये सवाल खड़ा होता है। अगर गांधी जी आह्वान न करते तो वो घरेलू स्त्रियां जो करोड़ों की संख्या में घर से बाहर निकली, आजादी की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर योगदान दिया, एक नहीं हजारों करोड़ों लाखों स्त्रियां हैं जिन्होंने क्रांतिकारियों की भी सहयोगिता की। क्रांतिकारी जो हमारे आजादी के नायक रहे उनको घरों में छिपा कर रखा, उनके लिए असलहे एक जगह से दूसरी जगह ले जाती रही। मतलब हर तरह का डेयरिंग दुस्साहसिक कार्य इन स्त्रियों ने किया और ऐसा करने के लिए, लेकिन उस पूरे मूवमेंट को जरा गंभीरता से देखें और स्त्री के पक्ष से देखें। मुश्किल क्या है कि हम स्त्री के पक्ष से चीजों को ना देखकर तमाम विषयों पर बात करते हैं, लेकिन सीधे स्त्री के संदर्भ से अगर चीजों को देखें तो उस मूवमेंट और इस तमाम गतिविधि के पीछे जो नजरिया काम कर रहा था वह प्रश्नांकित करने लायक है। वो नजरिया था कि अंग्रेजों से हर हाल में मुक्ति चाहिए और इस लड़ाई में केवल पुरुषों के भरोसे लड़ाई जीती नहीं जा सकती, स्त्रियों का भी सहयोग चाहिए और भारत के हर नागरिक का, उस समय भारत तो नहीं, ब्रिटिश भारत के हर नागरिक का सहयोग चाहिए। लेकिन आड़ लेनी पड़ी भारतीय स्वाधीनता की, भारत की स्वाधीनता की। स्त्रियों को घरों से बाहर निकालने के लिए एक आड़ की जरूरत पड़ी। यहाँ ये सवाल नहीं उठता है कि अगर साम्राज्यवाद ना आया होता तो भारतीय स्त्रियों की स्थिति कैसी और किस प्रकार की होती, अथवा इसे पलटकर पूछें कि क्या साम्राज्यवाद के आगमन ने स्त्री के मुद्दे को भी समुचित ढंग से विकसित होने में कोई रोक लगाई, किसी तरह की बाधा पहुंचाई अथवा नहीं पहुंचाई। और राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के खत्म होने पर, जैसा कि कुमकुम सांगरी और दूसरे लोगों की थीसिस है वसुधा डालमिया की, वो कहती हैं कि राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम के खत्म होने पर स्त्रियां फिर से घरों के भीतर भेज दी गई। गांधी जी ने तमाम तबकों से आह्वान किया कि अब आजादी मिल गई है, बुद्धिजीवी वर्ग को भी और ज्यादा हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, और अन्य जो छोटे छोटे समुदाय जो बृहत्तर कॉज के भीतर लड़ रहे थे उनको भी अलग से अब आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। जनतंत्र आ गया, लोकतंत्र आ गया, तो अब उनको स्वमेव वो सारे अधिकार मिल जाएंगे, मिल गए हैं संवैधानिक तौर पर, तो उन्हें अपने अपनी जगहों पर, अपनी अपनी ठियों पर चले जाना चाहिए। तो ये स्त्रियां घरों के भीतर जो भेज दी गईं और
जो उपलब्धि हासिल हुई आजादी की, यानी हमारा मुकम्मल संविधान, उस उपलब्धि के और व्यवहार के, सामाजिक व्यवहार के बीच में स्त्रियों के साथ जो इतना बड़ा गैप है, यानी संविधान कुछ कहता है स्त्री के हुकूकों के बारे में और व्यवहार, सामाजिक व्यवहार किसी और तरह का है। आए दिन स्त्री पर अत्याचार और उसके शरीर को हिंसा का केंद्र तरह तरह से बनाया जाता है। संवैधानिक स्थिति और सामाजिक व्यवहार में किसी भी तरह का एका नहीं है, और ये संकट आजादी के ठीक बाद की स्थिति का ही नहीं है, बल्कि 2021 जनवरी का भी है। कोई दिन, कोई हफ्ता, महीना नहीं जाता जहां स्त्री के शरीर पर, उसके अधिकारों पर किसी तरह के हमले ना होते हों। अखबार रंगे होते हैं, मीडिया में इस तरह की खबरें सुर्खियां बटोरती हैं, लेकिन कब सुर्खियां तब बटोरती है जब स्त्री का शरीर या उसके अधिकार, खास करके स्त्री के शरीर को किसी तरह के हमले का शिकार बनाया गया हो। स्त्री के अधिकारों के बारे में जो अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, या स्त्री के मुद्दों को लेकर जिस तरह की चिंता सार्वजनिक परिप्रेक्ष्य में व्यक्त की जानी चाहिए, उसके लिए जिस तरह के मंचों की जरूरत होती है, वह सिरे से गायब है। और उसकी जो कह सकते हैं कि सक्रिय भागीदारी, यह भी तरीके से दिखाई नहीं देती। मैं कुछ मुद्दों पर बात रखना चाहती हूँ, खास करके अभी 2-3 कहें कि मैंने जानबूझ कर राष्ट्रीय स्वाधीनता संग्राम वाला मुद्दा आपके सामने रखा और उसमें स्त्रियों की शिरकत वाला। महादेवी तो कहती हैं कि आजादी का इतिहास स्त्री की कुर्बानी के बिना लिखा ही नहीं जा सकता, लेकिन आप कौन सा इतिहास आपने या हमने पढ़ा है जिसमें स्त्रियों की कुर्बानी रिप्रेजेंटेटिव ढंग से लिखी न जाकर विस्तार से लिखी गई हो। रिप्रेजेंटेटिव ढंग से लिखना, प्रातिनिधिक तौर पर कुछ चुनिंदा स्त्रियों की कहानी लिखना और बाकियों के लिए लिख देना कि बहुत सारी महिलाओं ने गहनों का दान कर दिया, गांधी जी के आह्वान पर घर त्याग करके चली आई, वो गुमनाम महिलाएं, उनका कोई इतिहास नहीं है। तो इस तरह के आंदोलन, और यही एक थोड़ा सा और पीछे चले जाइए, 600-700 साल पीछे चले जाइए, भक्ति काल के संदर्भ में भक्ति को एक बड़े प्लेटफॉर्म के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया। हमारे प्रगतिशील आलोचक बताते नहीं थकते हैं कि भक्ति के क्षेत्र में जाति, धर्म, लिंग सब मिट गए। ऐसा हुआ, अगर ऐसा हुआ तो फिर रीतिकाल क्यों आ गया? लिंग मिट गया था तो लिंग इतने बड़े पैमाने पर उभर कर दरबारी कविता, श्रृंगारी कविता, और उसको आप जितना भी लौकिक कविता बताएं, जितना भी कहें कि नहीं वो ऐन्द्रिकता से भरपूर है। किसकी ऐन्द्रिकता से भरपूर है, सवाल यहाँ है। क्या वो स्त्री ऐन्द्रिकता से भरपूर है? स्त्री के पक्ष से सेक्सुअलिटी की वहां बात की जा रही है या पुरुष के पक्ष से बात की जा रही है? श्रृंगार किसके हाथ का खिलौना है? जब इन तमाम चीजों को देखेंगे, जब जब आंदोलन हुए हैं, आंदोलनों में महिलाओं ने जमकर भागीदारी की है। कोई भी आंदोलन, कोई भी बड़ा मूवमेंट स्त्री की शिरकत के बिना कंप्लीट नहीं हुआ, आगे भी नहीं होगा। लेकिन उन आंदोलनों का प्रभाव स्त्री के दैनंदिन जीवन में जिस प्रकार घटित होना चाहिए वह नहीं घटित होता, उसका असर उस तरह से नहीं दिखाई देता। साइलेंट असर होता होगा, कुछ स्त्रियां अपवाद रूप में बाहर आती होंगी, लेकिन जो व्यापक चेतना, सामाजिक चेतना बदलने की जरूरत है, जिसमें बदलाव की जरूरत है, वह चेतना बदलती नहीं दिखाई देती। भक्ति काल के बाद रीतिकाल आ जाता है, दरबारी साहित्य लिखे जाते हैं और लंबे समय तक लिखे जाते हैं। आधुनिक काल के ठीक पहले तक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय के ठीक पहले तक, और खुद भारतेंदु ने भी श्रृंगारी साहित्य लिखा है। और वही टोन है, उस टोन में, उसके टेम्परामेंट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, पैरामीटर में फर्क नहीं है। तो एक तरफ जनवादिता और दूसरी तरफ श्रृंगार परक कविताएं, श्रृंगार के तमाम मानकों का इस्तेमाल, उन तमाम जो अलंकार और छंद शास्त्र जो स्त्री के हाव भाव इत्यादि से उपमान ग्रहण करते हैं, रूपक ग्रहण करते हैं, उनका इस्तेमाल दिखाई देता है। ठीक इसी तरह से आजादी के इतिहास में हुआ, आजादी की लड़ाई में हुआ, और अब फिर सन 2020 और सन 2021 बड़े मूवमेंट का गवाह बन रहा है। मेरी चिंता ये है
शाहीन बाग के बाद और ये किसान आंदोलन के बाद स्त्रियां क्या पुनः घरों में ढकेल दी जाएंगी? आज वे स्त्रियां जो वहां बैठकर दवाई बांट रही हैं, डॉक्टरी का पेशा वहां कर रही हैं, रोटियां सेक रही हैं, पुरुषों के लिए उन्हीं तमाम कामों को कर रही हैं जो घरों के अंदर करती हैं, और धरने पर भी बैठ रही हैं, बच्चे को गोद में लिए हुए हैं, बच्चों के साथ बैठी हुई हैं। यानी स्त्रियां तो तन मन धन से आपके साथ हैं, लेकिन जब आपका काम निकल जाता है, आपका आंदोलन गुजर जाता है, तो फिर वो स्त्रियां उसी जगह पहुंचा दी जाती हैं जहां से वो चली थी। तो उनको कितनी बार और कितनी तरह से सिफर और शून्य से लड़ना होगा आगे बढ़ने के लिए, कितनी बार प्रूव करना होगा अपने आप को। मेरी चिंता यहाँ है, और मैं इसलिए जो मैं कहना चाहती हूं कि अभी स्त्री के संदर्भ में किसी भी तरह के प्रश्न को उठाने के लिए दो महत्वपूर्ण छोर बन रहे हैं जिस पर हमें गंभीर नजर रखनी चाहिए। ये दो महत्वपूर्ण छोर है, एक तो नव उदारीकरण का है, और नव उदारीकरण के संदर्भ से अगर आप स्त्री के पूरी दुनिया को देखें तो वहां आपको लगेगा कि स्त्रियां तो आधुनिक हो रही हैं, वो अपना श्रम बेचने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन श्रम के साथ साथ वो किस तरह का श्रम बेच रही हैं? श्रम जो शारीरिक श्रम है, मानसिक श्रम है, दोनों तरह के श्रम को बेचने के लिए स्वतंत्र है। एक गांव की स्त्री शहर आती है, वह ज्यादा रोजगार कमाती है, उसे पैसे मिल जाते हैं, खाने पीने का अभाव नहीं होता, गांव में उसे हार्ड कैश नहीं मिलता, उसके पास हो सकता है 2-4 पेड़ हो, कुछ खेत हो, तो कुछ चीजें वो उगा लेती हैं, लेकिन वह जो अन्य संसाधन जिसका उपभोग अपने से ज्यादा पैसे वालों को करते देखती है, उन चीजों का अभाव उसे सालता है। लेकिन वही स्त्री जब शहर आती है तो वह तमाम तरह के बंधनों से एक तरह से अपने को मुक्त करती है, घरों में काम करती है और हार्ड कैश लेकर जाती है। क्या ये उसकी स्वाधीनता है? यहाँ सवाल उठता है। क्या ये उसकी स्वतंत्रता है कि वह घर से बाहर निकल रही है, वह जाति, प्रतिष्ठा, झूठी जो सामाजिक पारिवारिक इज्जत है उसको ताक पर रखकर वो घरों के अंदर काम कर रही है, या दफ्तरों में काम कर रही है, कॉल सेंटर्स में काम कर रही है? तो क्या वह स्वतंत्र हो गई, या उसके परिवार में उसकी स्थिति एक स्वतंत्र व्यक्ति की स्थिति है? परिवार ने उसको व्यक्ति के रूप में तरजीह देना, उसकी सत्ता को स्वीकार करना आरंभ कर दिया। क्योंकि आइडेंटिटी के सवाल मार्क्सवाद के अंदर और प्रगतिशील लेखक संघ के अंदर और इस तरह के मंचों से डिस्कस हो, ये अच्छी बात है, लेकिन आइडेंटिटी का भी अल्टीमेट जो गोल है, आखिरी जो उसका लक्ष्य है, वह केवल समुदाय नहीं है, कम्युनिटी नहीं है, जो कम्युनिटी की आइडेंटिटी है वह नहीं है, या जाति, लिंग इत्यादि की पहचान नहीं है, बल्कि उसकी अंतिम जो जगह है वह मनुष्य के रूप में पहचान बनाने की है, जो अमर्त्य सेन बताते हैं। अमर्त्य सेन की जो पुस्तक है उसमें उन्होंने बहुत डिटेल्स में इस बात को विश्लेषित किया है कि आइडेंटिटीज का जो अंतिम लक्ष्य होना चाहिए वो मनुष्य के रूप में पहचान हासिल करने की होनी चाहिए, अन्यथा एक आइडेंटिटी दूसरी आइडेंटिटी से उलझती रहेगी, क्योंकि हर व्यक्ति अपने हित की बात करता है, ठीक उसी तरह से हर आइडेंटिटीज अपने हित की बात करेगी। तो ऐसे में आइडेंटिटीज की टकराहट होगी, और टॉलरेंट आइडेंटिटी की हम बात करते हैं, सहिष्णु अस्मिता की बात करते हैं। और स्त्री के संदर्भ में मुझे लगता है अगर हम इस विषय पर बात करें तो स्त्री से ज्यादा कोई आइडेंटिटी नहीं है जो इतनी टॉलरेंट होगी। तमाम आइडेंटिटी के बीच भी स्त्री की जो आइडेंटिटी बनती है, विभिन्न आइडेंटिटीज के अंदर भी, उसमें स्त्री की आइडेंटिटी सर्वाधिक टॉलरेंट आइडेंटिटी है। लेकिन नव उदारीकरण का जो छोर जिसकी चर्चा मैंने की, जिसने श्रम को मुक्त किया है, शरीर को मुक्त किया है स्त्री के संदर्भ में, लेकिन विकल्प क्या छोड़ा है स्त्री के पास? श्रम और शरीर को बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ा है, चाहे फैशन शो के आधार पर हम बेचें या अन्य किसी तरह से करें। श्रम बेच सकते हैं और शरीर बेच सकते हैं। एक व्यक्ति की तरह स्त्री की पहचान को बनाने में ये मददगार नहीं है। ये कंज्यूमरिज्म को तो बढ़ावा देता है, अच्छी उपभोक्ता स्त्री को तो जन्म देता है, लेकिन एक सचेतन स्त्री को जन्म देना इसके बस की बात नहीं है। दूसरी जो चिंता की जगह है, यानी दूसरा जो छोर है वर्तमान में स्त्री के प्रश्न के संदर्भ में, वो कम्युनल फोर्सेस हैं, सांप्रदायिक ताकतें हैं।
जो स्त्री के प्रश्नों को अचानक डील करने लगी हैं। अचानक स्त्री के सवाल उनके यहाँ सेंटर में आ गए हैं, और वो सवाल स्त्री के सवाल नहीं है, बल्कि वो प्रकारांतर से वो अपने एजेंडा पर स्त्री की तमाम उपलब्धियों को घेर घार के, जैसे हांका करके पशुओं को घेर के उनको बाड़े में पहुंचाया जाता है और फिर उनकी हदबंदी की जाती है, ठीक उसी तरह से स्त्री के साथ पेश आ रहे हैं। यानी जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उनके लिए स्त्री मातृशक्ति है। स्त्री के रूप में पहचान करने के बजाय वो माता या मातृशक्ति के रूप में स्त्री की पहचान करते हैं, और ये अपने आप में एक बहिष्करण मूलक तरीका है। जैसे आप मातृशक्ति कहते हैं, यानी माता के रूप में तो हमारे यहाँ स्त्री पूजनीय है, और बाकी रूपों में क्या है? बाकी रूपों में वो ताड़न की अधिकारी है, यानी आप उसकी हत्या कर सकते हैं, उससे बलात्कार कर सकते हैं, उसके साथ बर्बरता से पेश आ सकते हैं, लेकिन अपनी माता पूजनीय है। और थोड़ा सा एक्सटेंड करें तो दूसरों की माता भी पूजनीय हो सकती हैं, लेकिन माता के अलावा स्त्री के जो अन्य तमाम रूप हैं उसका नेगेशन है। तो ये एक तरह से खास किस्म का एक गोलबंदी है जो खतरे की घंटी है, और जो स्त्री मात्र को एक जैसा एक रूप में देखती है। स्त्री एक रूप नहीं होती, स्त्री का संसार बहुत ही विविधता मूलक है। जिस तरह से अर्नाल्ड हाउजर कहते हैं कि समाज में जितने व्यक्ति होंगे उतने ही किस्म का यथार्थ भी होगा। मैं कहती हूँ कि समाज में जितनी स्त्रियां हैं उतने ही किस्म की स्त्री की विविधता भी है। हम यहाँ 8-6-7 स्त्रियां बैठी हुई हैं, हम एक जैसे नहीं है। मेरा संसार अलग है, अनामिका दी का अलग है, अर्जुमंत का अलग है, संध्या जी का अलग है। हालांकि सुधा जी और मैं एक ही शहर और एक ही कॉलेज के पढ़े लिखे हैं, वहीं से आते हैं, बावजूद इसके हमारा सत्य और यथार्थ आज के समय में अलग है। तो ये जो विविधता है, वैविध्य है स्त्री के संसार का, स्त्री का इसकी पहचान की जरूरत है। आप इसे एक तरह की पहचान में कैद करके कि स्त्री मातृशक्ति है, एक खास संकीर्ण दृष्टिकोण को पेश कर रहे हैं, और वो अपने राजनीतिक हित मात्र के लिए कर रहे हैं। और जब हम स्त्री के बारे में चर्चा करते हैं तो स्त्री के जीवन, उसके अनुभव, उसके संसार, उसकी अनुभूतियों आदि की विविधता की चर्चा करना भी उतना ही आवश्यक हो जाता है। और आज के समय में स्त्री की जो भी परिभाषा तय होगी वह लोकतंत्र के दायरे के भीतर ही तय होगी। लोकतंत्र या जनतंत्र के संबंध में इसके संदर्भ से नई पहचान क्या बनती है स्त्री की? नागरिक की पहचान बनती है और व्यक्ति की पहचान बनती है। आधुनिक पहचान स्त्री की व्यक्ति के रूप में बनती है, और लोकतंत्र के संदर्भ में अगर हम बात करें तो वह एक नागरिक के रूप में स्त्री की पहचान बनती है। हमें ये पूछना होगा अपने समाज से कि क्या हमने स्त्री को उसके नागरिक के तमाम हक, संवैधानिक हक प्रदान कर दिए कि केवल कागजों में ही वो महदूद है? उसका व्यवहारिक जमीनी जो परिणाम निकलना था वो कहाँ दूर दूर तक ठहर गया है। और इसका कारण केवल समाज नहीं है, सरकार की, खास करके केंद्र और राज्य सरकार की इच्छा शक्तियां भी हैं। सरकार को चाहिए कि वो संरचनात्मक तौर पर ढांचा बनाकर स्त्री के, नागरिक के अधिकारों को उस तक पहुंचाने के लिए बहुत आसानी से उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कराए। मसलन शिक्षा का अधिकार बुनियादी अधिकार में शामिल है, लेकिन आप देखिए कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार की बालिकाओं को लेकर प्राथमिकता क्या है? सरकारी स्कूल कितने हैं? अगर शिक्षा को हम निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ देंगे तो प्राइवेट स्कूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप गंभीरता से देखिए कि उन प्राइवेट स्कूल में सामान्य घरों की लड़कियां पढ़ सकती हैं क्या? और गांव और कस्बों तक में प्राइवेट स्कूल की पहुंच कहाँ है? वहां आज भी सरकारी स्कूलों पर ही लोग निर्भर है। और वैसे में शिक्षा के अधिकार को नीचे तक ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक पूरी चेन चाहिए, शिक्षा व्यवस्था की, शिक्षा के केंद्र की, और फ्लेक्सिबल टाइम में
लड़कियों को पढ़ाने की व्यवस्था की, ये तमाम चीजों को, सामाजिक स्थिति को देखते हुए, स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को देखते हुए शिक्षा के मॉडल में भी तमाम तरह से परिवर्तन किए जाने की जरूरत है। स्कूल की टाइमिंग अलग से, जो लड़की है उसकी शिक्षा पर घर वालों को सचेत करने की जरूरत, अलग से उसके लिए पढ़ाने की व्यवस्था इत्यादि की जरूरत, इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया जाता। इसी तरह से बैंकिंग सिस्टम है, अर्थ का सवाल है। लड़कियों के लिए अर्थ और आत्मनिर्भरता को प्रायः जोड़कर देखा जाता है, और कई जगह तो सिर्फ आत्मनिर्भर लड़की या स्त्री हो तो मान लिया जाता है कि वो काबू वाली या ताकत वाली या वो आप अपने अधिकार को लेकर सजग स्त्री है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आर्थिक निर्भरता या आत्मनिर्भरता भी स्त्री को स्त्री चेतना से युक्त नहीं बनाती। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता एक स्टेज जरूर है, उसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्योंकि वह स्त्री को बहुत सारे निर्णय लेने में मदद पहुंचाती है। लेकिन शिक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, इसके साथ साथ जब हम बजटिंग करते हैं, सरकार जब अपनी आर्थिक नीतियों की प्लानिंग करती है, तो वहां जेंडर बजटिंग की जरूरत है। स्त्रियों के हक में हम किस तरह से, एक बार यूपीए 1 में जेंडर पी चिदम्बरम जी के समय में जेंडर बजटिंग की गई थी, उसके बाद खत्म, कोई कहानी नहीं है जेंडर बजटिंग की। तो ये तमाम चीजें जो किसी भी देश की नीति में शामिल होना चाहिए। साथ ही साथ राजनीतिक दलों की जवाबदेही भी बनती है। राजनीतिक दलों के एजेंडे पर, उनके घोषणा पत्रों में आप जरा देखिए कि स्त्री के कितने मुद्दे शामिल किए जाते हैं चुनाव के घोषणा पत्रों में, और नहीं शामिल किए जाते तो क्यों नहीं शामिल किए जाते? क्या वही नजरिया काम नहीं करता कि सबके भले में स्त्री का भला है? कब तक चलाएंगे इस तरह से? सबके भले में स्त्री का भला कैसे हो सकता है अगर एक आदमी 0 पर खड़ा है और एक 10 पर खड़ा है? तो कहीं तो कोई मीटिंग पॉइंट होगा। तो ये तमाम चीजें, और आखिरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ सामाजिक व्यवहार की है। आज जो हमारा पुरुष वर्ग है, निस्संदेह वो बदला है। मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ, मेरी खुद की उम्र, मैं 40+ हूँ, और मैं जिन बच्चों को पढ़ाती हूँ वो 20+ है। तो इन बच्चों में लड़के लड़कियों के आपसी व्यवहार बदले हैं, लेकिन बहुत गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है। चाय बना देना, किचन में काम कर लेना, लेकिन फिर भी बहन के देर से आने पर चिंतित होना, या तू लड़की है तो तू ये क्यों कर रही है, इस तरह की भाषा बोलना, ये आज भी जारी है। ये ठीक है कि मेरा भाई चाय बनाना नहीं जानता, पर आज के बच्चे चाय बनाना जानते हैं, ये ठीक है। लेकिन इसके बावजूद जो इक्वालिटी की धारणा है, लड़का और लड़की की इक्वालिटी की, बराबरी की धारणा है, उसमें बहुत बड़ा फर्क अभी भी घरों के अंदर नहीं देखा गया। घर के अंदर अभी भी स्त्री से अपेक्षा यही की जाती है कि हम क्रांतिकारी बातें जितनी करें बाहर कर लें, घर में अपने अधिकारों को छोड़ दें। बेहतर हो कि चुपचाप छोड़ दें, बिना बहस के छोड़ दें तो और अच्छा है। तो ये जो स्थिति है ना, ये सामाजिक व्यवहार के सवाल को दर्शाने वाली स्थिति है। हम कुछ मुट्ठी भर महिलाएं जो उच्च शिक्षित हैं, सर्वाधिक प्रिविलेज्ड कह सकते हैं हमारे वर्ग को, हम सर्वोत्तम संस्थानों में पढ़ाती हैं। हम जैसी महिलाओं को जब अपने सार्वजनिक कामकाज में, कार्यस्थलों पर दिक्कत होती है, उन पुरुष सहकर्मियों से बात करने में और उनको समझाने में कि वो कहाँ गलत हैं, स्त्री के प्रति कहाँ वो गलत नजरिया अभिव्यक्त कर रहे हैं, या हम जैसों को बिना कुछ बताए जब बातचीत के उस समूह से आसानी से आउट कर दिया जाता है, यानी 4 पुरुष अगर बात कर रहे हैं और उसमें एक महिला भी है, तो महिला चुपचाप या तो अपने नोटबुक देख रही हैं या पढ़ रही हैं या कुछ और कर रही हैं, उस बातचीत में, पुरुषों की बातचीत में आसानी से वो दाखिल नहीं हो पाती। या 2 ही कारण है, या तो पुरुष उनको बातचीत के लायक नहीं समझते, अथवा उनसे कहीं ना कहीं वो हीन भावना से ग्रस्त हैं। तो ये सामाजिक व्यवहार का भी सवाल है कि सार्वजनिक स्थलों पर पढ़ी लिखी शिक्षित महिलाओं के साथ, जो शक्ति संपन्न महिलाएं हैं, उनके साथ हमारा पुरुष सहकर्मी, पुरुष सहयोगी
कैसे बर्ताव करे, कैसे व्यवहार करे। आमतौर पर हम लोग किसी एक स्त्री के व्यवहार को नजीर बनाकर सामाजिक बर्ताव में कहते हैं स्त्रियां ऐसी होती हैं। नहीं, स्त्री ऐसी नहीं होती। हर स्त्री एक जैसी नहीं होती, जैसे हर पुरुष एक जैसा नहीं होता। तो इस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। और सबसे बड़ा खतरा, आखिरी चीज जो मैं कहूंगी, कि धर्म के आधार पर क्या स्त्री का विभाजन करना सही है? आप विभाजन करें, मैं मानती हूं स्त्रियां अलग हैं, लेकिन धर्म के कारण स्त्री अलग है नहीं। धर्म ने स्त्री को कौन सी मुक्ति की राह दिखा दी है कि धर्म के कारण स्त्री अलग है? संसार का कोई धर्म नहीं है जिसने स्त्री के पक्ष में कोई प्रगतिगामी या बहुत क्रांतिकारी चेतना का प्रदर्शन किया हो। सभी धर्मों में पुरुषों की तुलना में स्त्री अनुगामी की ही भूमिका में है, और धर्म स्त्री की मुक्ति के लिए कभी भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा टिकट नहीं है जो अनहोनी को होनी कर दे। ये संभव धर्म के जरिए तो नहीं है। तो धर्म के आधार पर अगर स्त्री का विभाजन ही करना है तो आप व्यक्ति के आधार पर करें, ना कि धर्म के आधार पर। ओके, जाओ चला लो। धर्म के आधार पर करें तो व्यक्ति के आधार पर आप जरूर करें, क्योंकि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, उसकी अपनी भिन्नताएं होती है, उसका अपना वैविध्य होता है, उसका अपना पूरा संसार होता है। और स्त्रियों के लेखन में ये चीज आ रही है। मैं लेखन पर अभी बात नहीं कर रही, क्योंकि अनामिका जी ने बहुत विस्तार से एक तरह से क्रोनोलॉजी ही रख दी स्त्री लेखन की। तो मैं यहाँ स्त्री लेखन की बात नहीं कर रही। मैं इन विषयों के साथ ही अपनी बात आपके समक्ष समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।